ग्रुप पार्टिसिपेंट जैसे ही कंप्लीट हो जाएं ग्रुप के अंदर, प्लीज मुझे चैट में मैसेज छोड़ दीजिएगा ताकि आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करवा दें। इब्राहिम, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी सर। इब्राहिम बच्चे, आपकी प्रेजेंटेशन हो चुकी है? नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप बना लीजिए अपना किसी 5 लोगों के साथ, इंक्लूडिंग सर यू मेरी 5। प्रेजेंटेशन हो चुकी है। आपकी हो चुकी है? जी सर। ठीक, थैंक यू इब्राहिम। वेलकम सर। उवैस, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। यस सर। बेटा प्रेजेंटेशन हो गई आपकी? यस सर, हो गई है। ठीक, थैंक यू बच्चे। नो प्रॉब्लम। हम 1-2 मिनट और इंतजार कर लेते हैं ताकि एटलीस्ट जो प्रेजेंटेशन पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमें ज्वाइन कर लें। जैसे ही वो हमें ज्वाइन करते हैं तो हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंटेशन कंप्लीट होने के बाद हम प्लानिंग के चैप्टर को प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे। रावे बीबी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। रावे बीबी, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। अच्छा जी, ऐसा है कि ग्रुप पार्टिसिपेंट्स हमारे पास मौजूद थे। उन ग्रुप पार्टिसिपेंट में से सुम्बुल एक हैं। अगर सुम्बुल पहुंच चुकी हैं तो चैट में बता दीजिए मुझे। राबिया बीबी, राबिया तनवीर और अरबाब अली। अरबाब अली हमें ज्वाइन कर चुके हैं, राबिया बीबी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, सुम्बुल भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। एक बाकी है राबिया तनवीर। राबिया बीबी, अरबाब अली और राबिया तनवीर। राबिया, ये रही। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब जरा तरीका से सीख लीजिए बिकॉज ऑनलाइन में हमारी ये पहली प्रेजेंटेशन है। आई बिलीव ये सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे पास मौजूद हैं 4 के 4, तो इट मीन्स का हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा है कि मैं आप सबके माइक्स म्यूट कर रहा हूँ, लेकिन मैं कंट्रोल्स आपसे नहीं ले रहा। आप अपने माइक जब चाहें अनम्यूट कर सकती हैं, मैं आपसे कंट्रोल नहीं ले रहा। फिलहाल मैं आप सबके माइक्स म्यूट कर रहा हूँ लेकिन कंट्रोल किसी से नहीं ले रहा। आप पार्टिसिपेंट जब स्विच करना चाहें तो एक बंदा जब बिल फर्स्ट, मैं आपका पार्टिसिपेंट हूँ और मैंने अपने प्रेजेंटेशन के पार्ट थी, मेरे शुरू के 2 स्लाइड्स थी, मैंने 2 स्लाइड्स खत्म की और उसके बाद आप कहेंगे कि मेरा यहीं तक था और अब नेक्स्ट पार्टिसिपेंट स्टार्ट करेंगे और फौरन से नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जो भी आपने ऑर्डर डिसाइड किया हुआ है वो जंप इन करेंगे और वहां से वो अपना माइक अनम्यूट करके वहां से कंटिन्यू करेंगे। जो साहब या साहिबा बात कर चुके हैं वो फौरन ही से अपना माइक दोबारा म्यूट करेंगी ताकि बैकग्राउंड में किसी तरह की आवाज है तो उससे बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। सुम्बुल हनीफ, राबिया बीबी, राबिया तनवीर और अरबाब अली, ये तीनों, ये चारों के चारों इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। सुमैया भी है। सुमैया भी है, लेकिन सुमैया बेटा मुझे दिख नहीं रहा यहाँ पे। अच्छा सुमैया ठीक, मोहम्मद रफी स्टार्टिंग में। सही, सुमैया भी आ चुकी है हमें। यस सर। ठीक है, सुमैया भी आ चुकी हैं।
चलें ठीक है, मैं फिर आप एक काम करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ। आप मुझे जब नेक्स्ट पेज पे जाना हो या नेक्स्ट स्लाइड पे जाना हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। आपका टाइम है और कोशिश कीजिएगा टू मेक इट एज शॉर्ट एज क्रिस्पी। ठीक है, चलें स्टार्ट कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, आवाज़ क्लियर आ रही है? जी आ रही है, आप कंटिन्यू करें। Is Assalamualaikum to all of you. Firstly, I start with decision making. What is decision? Decision is choice and option. कि हमारे पास अगर कोई 4 से 5 ऑप्शंस या चॉइस हैं किसी चीज़ की, तो हम वो कौन सा एक चूज करेंगे, तो वो हमारा होता है डिसीजन। डिसीजन मेकिंग हमारा कहलाता है कि जो हम दो चीजें होती हैं हमारे पास ऑप्शनल अल्टरनेटिव्स, तो उनमें से कोई एक चीज चूज करना, या हमारे पास कोई बहुत सी जैसे कि कहते हैं कि समझें कि कोई दो रास्ते हैं, दोनों की डेस्टिनेशन तो सेम ही है बट दोनों रास्तों में डिफरेंस थोड़ा सा है, तो वो हमारी मर्जी है कि वो पूरा डिसीजन लेके हम दोनों में से कौन सा एक चूज करें। ये कोई इजी काम नहीं होता, इसका पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है डिसीजन मेकिंग का, जिसकी वजह से हमें सही तरह से मालूम हो जाता है कि वो एग्जैक्ट जो हमारी डिजायर है वो उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। इसमें इसके 8 प्रोसेस हैं, जिसमें इसका फर्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। जैसे प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारी जो डिज़ायर है और हमें जो मिल रहा है, जो हमारे पास मौजूद है, वो हमारी डिज़ायर से मैच नहीं करी, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम हुई। तो हमें पता चल जाता है कि वो हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो इसका स्टेप नंबर 1 है कि हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। तो हमारी इस प्रेजेंटेशन में हमारा केस था कि सर एक हमारा कंपनी है जिसमें उस कंपनी की पॉलिसी है कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोबाइल फ़ोन की फैसिलिटी दी जाती। फ़ौरन जो है उनको अब कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ थे जिनके मोबाइल फ़ोन ख़राब हो चुके थे, तो उन्होंने कंपनी में हमने सोचा कि हम और जो है वो मोबाइल फ़ोन्स मंगवा कर और इनको देंगे। ये तो हमारी प्रॉब्लम हमारे पास आइडेंटिफ़ाई हो गई। अब जो है वो फर्दर दूसरे लोग डिफाइन करेंगे कि किस तरह से उन्होंने और स्टेप को किया। तो फर्स्टली तो ये स्टेप मेरा तो यही था कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना था, और केस जो है वो हमारा यही सारा कुछ था। अब आगे दूसरे करेंगे, सुम्मुल हनीफ करेंगी सर स्टेप सेकंड। अस्सलाम वालेकुम। स्टेप फर्स्ट था हमारे पास कि हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली। अब स्टेप 2 है हमारे पास। सर स्लाइड चेंज कर दीजिए आप। स्टेप 2 में हमारे पास है कि हमें आइडेंटिफाई डिसीजन क्राइटेरिया। हमने प्रॉब्लम देख ली कि प्रॉब्लम अराइज कर रही है, अब डिसीजन क्राइटेरिया हमें आइडेंटिफाई करना है। डिसीजन क्राइटेरिया उन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत रेलेवेंट होते हैं। इसमें हमारे पास नंबर फर्स्ट पे कॉस्ट आती है। कॉस्ट इन्वेस्टमेंट हमें कितनी रिक्वायर है, हाँ, आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और सेकंड पे हमारे पास आता है रिस्क, चांसेस ऑफ फेलियर आपके पास कितने हैं। आप जो डिसीजन ले रहे हैं उसमें आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं या आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, ये आप देखेंगे। थर्ड पे हमारे पास आता है आउटकम। जो हमारा डिजायरेबल आउटकम था कि हमारा फर्म ग्रोथ करे, तो वो आप देखेंगे कि उस डिसीजन के बिना पर आपका आउटकम आपको मिल रहा है या नहीं, आपका फर्म ग्रोथ की तरफ जा रहा है या नहीं। इन तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा आपका डिसीजन क्राइटेरिया। स्टेप नंबर 3 है आपके पास एलोकेटिंग वेट टू द क्राइटेरिया। इस स्टेप में हम अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक देखते हैं कि हम किस चीज़ को कितना वेट देंगे। हमें यहाँ पर प्रॉब्लम अराइज हो रही थी कि हमारे पास मोबाइल फोन्स नहीं थे, तो हमने मोबाइल फोन्स लेके देने थे एम्प्लॉयज़ को। तो उसमें हमारे पास फर्स्ट नंबर पे हमने स्टोरेज दे दिया। हमारे लिए स्टोरेज सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर आता था, तो उसको हमने 10 दे दिया। हम आउट ऑफ 10 मार्क्स दे रहे हैं। तो सेकंड पे हमारे पास बैटरी आ रहा था, उसको हमने 8 दे दिया। कैमरा हमारे पास थर्ड पर है जो कि 6 पर आ रहा है, और प्राइस का इश्यू नहीं था, तो उसे हमने 4 पर रख लिया। नेक्स्ट स्लाइड एक्सप्लेन करेंगी राबिया भी। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम हेलो। अस्सलाम।
यस सर, मेरा स्टेप 4 है कि डेवलप अल्टरनेटिव। ठीक है, यानी कि हम डिसीजन लेने के लिए डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को चूज करना पड़ता है। ये हम क्यों करते हैं? जब हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो हम डिसीजन लेने के लिए डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को चूज करते हैं। हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में भी डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को चूज कर रहे होते हैं। जैसे कि आपको प्यास लगती है तो आप पीने के लिए पानी के अलावा डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को चूज करते हैं, कोका कोला, पेप्सी, इसी तरह से आप डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को चूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें भी हम डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को चूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमें मोबाइल चाहिए। ठीक है, तो कई मैनेजर्स जो होते हैं वो क्वालिटी को देखते हैं और प्राइस को नहीं देखते। ठीक है, जब आप क्वालिटी को देखते हैं तो वो तो बेस्ट है। ठीक है, जब प्राइस को देखेंगे तो वो लॉन्ग रन में जो है वो आपके लिए रिस्की होगा, क्योंकि वो मोबाइल जो है वो बाद में जो है वो खराब हो जाएंगे। अगर आप दे भी रहे हैं तो फिर सही वाले दें। ठीक है, इसी तरह जब हम मोबाइल की बात करेंगे तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के लिए ले रहे हैं तो उसमें सबसे पहले जो होती है वो स्टोरेज चाहिए, उसके बाद बैटरी लेवल। ठीक है, अब आप एम्प्लॉयज़ के लिए मोबाइल ले रहे हैं तो इसी तरह से आपके स्टोरेज ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अब आप एज अ ब्लॉगर लेंगे मोबाइल तो आपको सबसे पहले कैमरा बेस्ट चाहिए। ठीक है, इसी तरह अब हम मोबाइल ले रहे हैं तो उसमें हमें अल्टरनेटिव्स चूज करने पड़ेंगे। तो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हम चूज करेंगे, जिसमें हमारे पास एप्पल आता है, सैमसंग आता है, ओप्पो आता है, लिनोवो आता है। इसी तरह हम डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को चूज करते हैं। जो एनालाइजिंग जो होंगी वो राबिया तनवीर बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। Analyzing alternative इस तरह होता है कि once alternative has been selected, identify the decision maker must evaluate each one by using the criteria established. अब हमने देख लिया कि हमने ये अल्टरनेटिव हमने रखे हैं, तो उसमें हमने तो सबसे पहले रखा था कंपनी, और हमें ये भी पता है कि हमारे इसका वेटेज क्या है, हमें किस तरह का, मतलब हमें क्या क्या चाहिए उस मोबाइल में, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, और सब फिर उसके हमने जो उसकी नंबरिंग की है 10, 8, 6, 4, उस तरह से स्टोरेज, बैटरी, कैमरा और प्राइस की जो हमने वेटेज की है उस हिसाब से हम लोग इसमें एनालाइज करेंगे जो हमने अल्टरनेटिव चूज किए। जिस तरह भी हमने एप्पल चूज किया है तो एप्पल में हमारे पास स्टोरेज जो हमने दिए है वो है 10 आउट ऑफ 10, कि हमें स्टोरेज 10 चाहिए थी, कि मतलब हमें पूरी स्टोरेज चाहिए, ज्यादा स्टोरेज चाहिए, तो हमने स्टोरेज को हमने दे दिया एप्पल में 10, बैटरी लेवल को एप्पल में दे दिया हमने 4, कैमरा दे दिया हमने 10 और प्राइस भी हमने दे दी 10। जबकि हमने सैमसंग में दिए है 4, स्टोरेज में, बैटरी में 6, कैमरा में 6 और प्राइस में 10। इसके बाद जब हमने ओप्पो में देखा तो ओप्पो की स्टोरेज इतनी ज्यादा नहीं है, तो हमने ओप्पो में स्टोरेज को दे दिया 6, बैटरी को दे दिया 9, कैमरा दे दिया 8 और प्राइस दे दिया 6। इसी तरह फिर हमने जब टेक्नो की बात की तो टेक्नो में जो हमारे पास स्टोरेज जो हमने देखा वो हमारे पास आ रहा है 10 आउट ऑफ 8, बैटरी आ रही है 10, कैमरा आ रहा है 8 और प्राइस आ रहा है प्राइस भी आ रही है 8। इससे हमें ये पता चलता है जो हमारे पास जो हमने एनालाइज किए, जो हमने अल्टरनेटिव हमने जो चूज किए हैं वो हमारे पास कितने वीक है और कितने उसमें कितनी स्ट्रेंथ है उसकी और कितनी उसकी वीकनेसेस है। जिस तरह एप्पल की स्टोरेज हमारे पास फुल है तो प्राइस भी हमारे पास उसकी फुल है, लेकिन हमें प्राइस को इतना कंसीडर नहीं करना, तो इसलिए हमने जिस तरह हमें जिस हिसाब से हमने वेटेज दिया उसको उस हिसाब से हमने इसके अंदर उसकी नंबरिंग की है। लेकिन हमारे पास जिस तरह सैमसंग की स्टोरेज हमारे पास इतनी ज्यादा नहीं है तो हमने इसको 4 कर दिया, और ओप्पो की स्टोरेज हमारे पास उस मतलब सैमसंग से थोड़ी ज्यादा तो हमने इसको 6 कर दिया। टेक्नो की भी पूरी जिस तरह हमें चाहिए उतनी नहीं, तो इसलिए हमने इसको 8 कर दिया। इससे आगे जो डिस्क्राइब करेंगे वो वापस करेंगी राबिया बीबी। स्टेप नंबर 6। यस सर, यानी कि हम जो है वेट के मुताबिक अल्टरनेटिव्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सर एनालाइजिंग में जो मल्टीप्लाई होता है वो वाली स्लाइड। यस सर जो हमने वेट किया था और जो सर नेक्स्ट स्लाइड। यस सर, तो सर जो हमने वेट दिया था और जो हमने उसके मुताबिक हमने एनालाइज किया है, तो हमने जो अल्टरनेटिव को चूज किया है वेट के मुताबिक हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि हमने स्टोरेज को वेट दिया था 10
और एप्पल की जो स्टोरेज है वो है 10, तो 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100। इसी तरह जब हम बैटरी को देखेंगे तो बैटरी को हमने सेकंड नंबर पर रखा, यानी कि हमने उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो हमारा 8 था, तो हम जब एप्पल की बैटरी को देखेंगे तो वो है 4, तो 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह जब हम हमारा कैमरा है तो वो थर्ड लेवल पर है, यानी कि हमने उसको इतनी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो वो है 6, और एप्पल का जो कैमरा है वो है 10, उसको 6 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह है प्राइस, यानी कि प्राइस को हमने सबसे नीचे रखा, यानी कि हम क्वालिटी को देख रहे हैं, प्राइस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। तो प्राइस जो है वो 4 है, और जो एप्पल की प्राइस है वो है 10, 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। इसी तरह हमने सैमसंग का भी किया, ओप्पो का भी किया और टेक्नो का भी किया। तो सबसे जो बेस्ट है और जो हाईएस्ट पेड है वो है टेक्नो का। सर यहाँ पे मिस्टेक है, और जो टेक्नो का था वो 240 था, तो जो है वो बेस्ट अल्टरनेटिव जो है वो टेक्नो है, जो हमें हाईएस्ट रेट दे रहा है और हमें जो हमारे डिजायर्स हैं उनको फुलफिल भी कर रहा है। तो ये टेक्नो बेस्ट है जिसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके आगे बताएंगे अरबाब अली। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। स्टेप 7 में ये है कि जब जैसे एक्शन है अल्टरनेटिव जब सिलेक्ट हो जाता है, जैसे राबिया बीवी ने बताया कि हम लोग ने अपना अल्टरनेटिव सिलेक्ट कर लिया है, तो अब ये है कि हमने वो मोबाइल फ़ोन बाय करना है। और इसमें हम जब टेक्नो का मोबाइल फ़ोन बाय करेंगे तो फिर उसमें ये देखेंगे कि हमारा जो डिसीजन था वो किस तरह एक्शन मतलब वर्क कर रहा है, और ये है कि हमारी जो डिज़ायर थी उसके मुताबिक वर्क कर रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, स्टेप नंबर 8 में। तो उसमें हमारे पास आता है कि जब मोबाइल फ़ोन बाय कर लिया है तो अब फिर इसका ये हम देखेंगे कि इसका आउटकम अच्छा आ रहा है या सही नहीं है, मतलब जो हमारी डिज़ायर थी उसके मुताबिक आ रहा है या नहीं। तो फिर उसके बाद हम जब मोबाइल फ़ोन अपने एम्प्लॉयज़ से यूज़ करवाएंगे तो फिर उसके बाद हमें हमारे डिसीजंस का पता चलेगा कि ये इफेक्टिव थे या नहीं थे। तो फिर उसके बाद ये रिजल्ट आ जाएगा। जी बच्चों, और आगे कुछ है? बस सर ये इतना ही था, इनफ। ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट है या यहाँ फिनिश करें आपके प्रेजेंटेशन को? ठीक। ठीक है बच्चों, मैं आप सबसे राइट्स वापस ले लिए। ठीक है। अगर बच्चों आप लोगों की प्रेजेंटेशन के ऊपर जरा फीडबैक ले लीजिएगा। आपकी प्रेजेंटेशन एफर्ट अच्छी थी, बट थोड़ी सी और थोड़ी नहीं, काफ़ी बेहतर हो सकती थी। जो नेक्स्ट ग्रुप आ रहा है, ट्राई करें कि चीज़ों को थोड़ा सा और बेहतर बनाने की कोशिश करें, गुंजाइश बहुत है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हमारी पहली प्रेजेंटेशन नहीं है, बट हमारी प्रेजेंटेशन जो क्लासरूम्स में हो रही थी वो हर प्रेजेंटेशन आने वाली पिछली प्रेजेंटेशन के मुकाबले में बेहतर होती चली जा रही थी। तो यहाँ हमें शायद दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन अब मैं चाहूँगा कि अगली प्रेजेंटेशन इससे बेहतर हो। आगे चलते हैं बेटा। प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है और लीडिंग क्या है, इसको हम देके चलेंगे। लेकिन फिलहाल जो ये चैप्टर है वो एक्सक्लूसिवली प्लानिंग के हवाले से, कि प्लानिंग के बारे में बात करेंगे हम लोग को, प्लानिंग क्या होती है। लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल पूछ लूँ आप सबको से। आप सबको मैंने एक कहा था कि आप सब ने एक मूवी देखनी है, तो बच्चों क्या वो मूवी देख ली आप लोगों ने? सर कौन सी? मैंने आपको ग्रुप के अंदर एक मैसेज छोड़ा था और मैंने कहा ये आपको देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर हमने इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग के अंदर वैल्यू एंड एथिक्स की बात की थी। तो मैंने उसके लिए आपको एक रेलेवेंट मूवी रेकमेंड की थी। मैं चैट पे दोबारा नाम लिख देता हूँ, प्लीज़ उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। बट एग्जाम्स के दिन अभी थोड़े से दूर हैं, तो मैं चाह रहा था आप देख लें। एग्जाम के दिनों में वो नहीं दिखा पाऊंगे या नहीं बता पाऊंगा आप लोगों को, जस्ट टू सपोर्ट द कॉन्सेप्ट कि एक्चुअली वैल्यू और एथिक्स किसी भी बिजनेस के अंदर कितनी ज़्यादा वर्थ रखती है। और कई बार बिजनेस स्टैब्लिश ही वैल्यू और एथिक्स की बेस पर हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको दोबारा चैट में लिख देता हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। मैं भी कर भी देता हूँ, आप सबको वो चैट में मिल जाएगा। और लेट मी डू इट।
मैं भी कर देता हूँ। आप सब चैट में देख भी लिए, पिछली बार मैंने किया था और शायद ठीक है दोबारा, बल्कि नहीं, ये शायद इंडिविजुअल मैसेज है। अच्छा, ये सबको मैसेज मिल गया, ये प्लीज जरूर देखिएगा। नाम मैंने भेज दिया, जरूर देखें इसको। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे, और आगे चलने के लिए चलो मैंने ये सब चीजें बंद कर दी। ठीक है, प्लानिंग के बारे में मैंने बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर कि प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी मैनेजर के प्राइमरी रोल्स में से एक रोल है, और ये सिर्फ मैनेजर के नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत मैटर करता है। एक कंपनी है, विदाउट प्लानिंग हम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो कॉर्पोरेट में जाकर जब हम एज अ फर्म पर्सपेक्टिव या कंपनी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी और मैग्नीफाई हो जाती है और बढ़ जाती है। अब मैंने लास्ट स्टेटमेंट आपको ये दी थी कि इफ यू आर प्लानिंग फॉर नथिंग यू आर प्लानिंग फॉर गेटिंग फेल्ड। अगर आप किसी भी चीज के लिए प्लान नहीं कर रहे, सो इट मीन्स आप फेल होने के, फेलियर का या नुकसान उठाने की प्लानिंग जरूर कर रहे हैं, क्योंकि नुकसान उठाने के लिए प्लान नहीं करना पड़ता और वो ऑटोमेटिकली हो जाता। तो एक प्राइमरी मैनेजरियल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। हम बात करेंगे प्लानिंग में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले अगर आपको कोई चीज प्लान करनी है एज अ मैनेजर, तो आपको पहले ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को जानना बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या, ऑर्गेनाइजेशन चाह क्या रही है। बिल्कुल, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंशन चाह रही हो और आप डाउन साइजिंग की प्लानिंग करते चले जाएं। ऑर्गेनाइजेशन बिल फॉर सस्टेनेबिलिटी चाह रही है, वो नहीं चाह रही कि अपने आप को ग्रो करे, वो नहीं चाह रही, वो सिर्फ चाह रही कि जो वॉल्यूम हमने मार्केट में कैप्चर कर लिया हम सिर्फ उसको सस्टेन करें आने वाले चंद दिनों तक। तो लेकिन आप धड़ाधड़ एक्सपेंशन की कोशिश कर रहे हैं और इस केसेस में आप बोल्ड डिसीजंस भी ले रहे हैं, रिस्की डिसीजंस भी ले रहे हैं, तो इट मीन्स आप प्लानिंग ठीक नहीं कर रहे हैं। प्लानिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ अलाइन होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हैं और आपकी प्लानिंग क्या है, वो अकॉर्डिंगली साइड बाय साइड चलती हैं। फिर उसके बाद एस्टिमेटिंग, establishing an overall strategy for achieving those goals। सबसे पहले आपने गोल डिफाइन करना है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं क्या, और उसके बाद एक ओवरऑल स्ट्रेटजी बनाते हैं कि इन गोल्स को अचीव करने के लिए आपका रास्ता क्या होगा। ये चीजें प्लानिंग के अंदर शामिल होती हैं। तीसरा है डेवलपिंग प्लान्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन वर्क एक्टिविटीज, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के रोजमर्रा के जो मामलात होते हैं वो कैसे से एग्जीक्यूट किए जाएंगे, कैसे उन चीज़ों को परफॉर्म किया जाएगा, उसके लिए हवाले से भी आप प्लान्स करते चले जाओगे। याद रखो, प्लान्स माइक्रो और मैक्रो दोनों लेवल्स के लिए किए जाते हैं और दोनों लेवल्स की स्ट्रेटजीज और प्लानिंग इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ब्रॉडर प्लान बना लेते हैं और उस प्लान्स को टुकड़ों में तोड़ते नहीं है और स्टेप बाय स्टेप स्टेपिंग स्टोन्स अपने लिए डिक्लेयर नहीं करते, तो वो जो आपका एक मेगा प्लान है वो एग्जीक्यूट कभी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल एक प्लान ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि हम PSL करवा रहे हैं, तो लेकिन ये इनका मेगा प्लान है, दैट इज ये इनकी ओवरऑल प्लान कह सकते हैं, एक मैक्रो लेवल का प्लान है। बट माइक्रो लेवल की इनकी प्लानिंग्स करना बाकी है कि एक्चुअली स्टेप 1 क्या होगा, हमें किस तरह से प्लेयर्स को अप्रोच करना है, हमें किस तरह से फ्रेंचाइजेस को अप्रोच करना है, हम किस तरह से पिटिंग करवाए जाएंगे। तो प्लानिंग में वो सब चीज़ें आती हैं कि ओवरऑल प्लान क्या है और इंडिविजुअल ओवरऑल प्लान्स को अलग अलग टुकड़ों में कैसे तोड़ना है। अच्छा जी, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं फिर देख लेता हूँ, आई बिलीव दिस टाइम आवाज़ दिख रही, आप आ रही होगी, बेहतर होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग के। टाइप्स ऑफ प्लानिंग में, टाइप्स ऑफ प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें, टाइप्स ऑफ प्लानिंग के अंदर हमारे पास दो तरह की प्लानिंग्स आती हैं। एक होती है इनफॉर्मल प्लानिंग, होती है फॉर्मल प्लानिंग। इनफॉर्मल प्लानिंग में जब फॉर्मल पहले समझ लेते हैं ताकि इनफॉर्मल समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। जो फॉर्मल प्लानिंग्स होती हैं वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड होती है, उसको रिटन फॉर्म में लिखा जाता है, स्पेसिफिक किया जाता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, लंबे अरसे के लिए होती है, और उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो होते हैं वो आपस में शेयर किए जाते हैं। जबकि इनफॉर्मल के अंदर वो रिटर्न फॉर्म में नहीं होती, वो शॉर्ट टर्म के अंदर नहीं होती, स्पेसिफिक नहीं होती, वो ऑर्गेनाइजेशन के पूरे गोल्स के ऊपर या पूरे एक ब्रॉडर पिक्चर के लिए होती है, वो किसी छोटे पार्ट के लिए होती है, छोटी सी बात के लिए की जाती है, वो है इनफॉर्मल प्लानिंग। ठीक है, अच्छा अब आप आगे चलते हैं। व्हाई डू मैनेजर्स प्लान। मैं इसको थोड़ा सा तेजी से इसलिए लेके चल रहा हूँ बिकॉज इस टॉपिक को, इन चैप्टर्स को हमने डिटेल में शुरू में देखा हुआ, तो हम इनको बस थोड़ा सा जो नई चीज आती है उसको उस पर टाइम लगाएंगे, बाकी हम आगे चलेंगे। पर्पसेस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की क्या जरूरत होती है, क्या मकसद क्या होता है प्लान करने का एक मैनेजर के लिए। सबसे पहले तो प्रोवाइड डायरेक्शन,
ये अपने जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि एक्चुअली आपने जाना किस तरीके से। फिर उसके बाद प्लानिंग के होने की वजह से अनसर्टेनिटी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, आपको पता होता है कि एक्चुअली होने क्या वाले है। और उसके बाद मिनिमाइज वेस्ट एंड रिडंडेंसी, आप वेस्टेज जो है उसको रिड्यूस कर देते हैं आपके। अच्छा याद रखिएगा, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको क्वालिटी इन्वेस्टमेंट पे काम करना पड़ता है, लेकिन कई बार वेस्टेज कंट्रोल पे भी अगर आप काम कर लेते हैं तो उससे भी आपकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता है। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास सेट्स द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, और साथ ही साथ प्लानिंग के अंदर कंट्रोल के स्टैंडर्ड्स भी बताए जाते हैं। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमने प्लान्स किए हैं वो प्लान्स को चेक कैसे करेंगे वक्तन के जो हमने प्लान किए हम उसी तरह से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो वो कंट्रोल्स करने के या उस काम को चेक करने के लिए कि आइदर वी आर अप टू द राइट मार्क और नॉट, हम सही वे पर हैं या फिर नहीं, उसके कंट्रोलिंग मेजर्स क्या होंगे वो भी प्लान का ही हिस्सा होते हैं। अब यहाँ पे रुकते हैं और थोड़ी एग्जांपल देख लेते हैं। बिलफर्ज एक मैनेजर है और उसने प्लान नहीं किया। अब अगर मैनेजर के पास प्लान नहीं है तो उसका टीम आएगी बैठेगी, बट उसे किसी को पता नहीं है कि भाई हमें करना क्या है, जाना क्या है, करना क्या है, डायरेक्शन क्या है, वो बिल्कुल भी नहीं पता होगी। लेकिन अगर प्लान मौजूद होगा तो टीम को पता होगा कि यार आज हमें ये करना है, आज का हमारा ये टारगेट है और उसको इस तरह से लेके चलना है। अच्छा दूसरी बात, प्लान की मौजूदगी की वजह से टीम को ये भी पता होता है कि यार ये टारगेट्स हैं जो हमें अचीव करने, जो अनसर्टेनिटी होती है कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, वो मामला भी बिल्कुल हट जाता है। फिर उसके बाद साथ ही साथ मैनेजर अपने प्लान को अपग्रेड करने के लिए अगर कंट्रोलिंग मेजर्स भी अपने प्लान के अंदर शामिल कर देते हैं तो आपका प्लान थोड़ा सा फ्यूल प्रूफ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने प्लान किया कि मेरी टीम आकर ये टास्क कंप्लीट करेगी, साथ ही साथ मैंने अपने टीम को ये बता दिया कि भाई ये टास्क आपने कंप्लीट करना है 4 दिनों के अंदर। हम पहले दिन की एंड पर बैठ के देखेंगे कि जो हमने चीजें देखी थी वो सही है या नहीं, और उसके बाद पहले दिन के मिड में मैं आऊंगा और मैं आके आप लोगों को चेक करूंगा कि आधे दिन के अंदर इतना काम हो जाना चाहिए था, क्या हुआ या नहीं हुआ, और जो हम जिस तरह से चाह रहे थे क्या वो चीज उस तरह से हो भी रही है नहीं। अगर डायरेक्शन थोड़ी सी हिली हुई है तो मैं आके उसको ठीक करवा सकूं। ये वो कंट्रोलिंग मेजर्स हैं जो प्लानिंग के वक्त ही मैनेजर डिसाइड कर लेता है। इससे होता क्या है कि वो अपनी डायरेक्शन से टिल्ट नहीं कर पाते, हिल नहीं पाते उनकी टीम, और वो सही फोकस रहते हैं अपनी डायरेक्शन की तरफ, वो सही डायरेक्शन की तरफ काम कर पाते हैं। ये सब कुछ पॉसिबल क्यों हो पाया? सिर्फ इसलिए कि मैनेजर ने प्लान कर लिया था। अगर मैनेजर प्लान ना करता तो उस वक्त में ये चीजें मौजूद या पॉसिबल ना हो पाती। अब बात करते हैं प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस। बहुत ही वो कहते हैं ना, अब बिल्कुल साथ साथ बडीज हैं ये दोनों, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस। विदाउट परफॉर्मेंस प्लानिंग किसी काम की नहीं है, और विदाउट प्लानिंग परफॉर्मेंस हमें रिजल्ट नहीं दे सकती। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात। बिलफर्ज, आपने आज ये फैसला किया कि अब मुझे अब से पढ़ना है और मैंने प्लानिंग कर ली कि मुझे आज 4 घंटे, आप रोज से मैं 4 घंटे पढ़ा करूंगा, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, ये आपकी प्लानिंग का हिस्सा है। या फिर आपने कहा 2 घंटे सुबह 2 घंटे तो 1 घंटा दोपहर में और 1 घंटा रात को सोने से पहले मैं पढ़ा करूंगा, दिस इज द पार्ट ऑफ, दिस इज माय प्लान। ये आपने प्लान कर लिया, लेकिन जब एग्जाम के दिन आए तो एग्जाम के दिन में आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं थी। दोस्तों ने पूछा भाई आपने तो प्लानिंग की थी 4 घंटे रोज पढ़ने की, तो वो हुआ नहीं, वो तो परफॉर्मेंस आपकी रिजल्ट अच्छा आने चाहिए। उन्होंने कहा जी मैंने प्लान किया था लेकिन उस पर अमल नहीं किया। मीन्स प्लान किया बट उसको परफॉर्म नहीं किया। तो याद रखिए, सिर्फ प्लानिंग आपको रिजल्ट्स नहीं दे सकती, प्लानिंग के साथ परफॉर्मेंस भी करनी पड़ती है। इसी तरीके से ये वाइस वर्सा भी है, जैसे सिर्फ परफॉर्मेंस हो विदाउट प्लानिंग तो वो भी किसी काम की नहीं है। आपको एग्जाम की तैयारी करनी है तो यू आर सपोज टू प्लान योरसेल्फ कि एक्चुअली आपको क्या पढ़ना। आपने क्या किया, आपने अपना बैग खोला, बैग में से जो कुछ था, आपने जो किताब हाथ लगी आपने खोली, किताब के पेज पलटा और जो पेज खुला हुआ था आपने बस पढ़ना शुरू कर दिया। एक पेज खत्म हुआ आप दूसरे पेज की तरफ चले गए, दूसरा पेज खत्म हुआ आप तीसरे पेज की तरफ चले गए, रिगार्डलेस कि ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं क्या इसका एग्जाम होने वाला भी है या नहीं, या फिर जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं क्या इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस और नॉट, या फिर जो टॉपिक्स आप कवर कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट हैं भी या नहीं, या जिस तरह से आप याद कर रहे हो क्या वो उस तरह से एग्जाम में पूछा भी जाएगा या नहीं। तो परफॉर्म कर रहे हो लेकिन इसके बावजूद भी आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे बिकॉज आपके पास प्लान मौजूद नहीं कि परफॉर्मेंस करनी कैसे। तो ये दोनों चीजें साथ बाय साथ चलते हैं। विदाउट प्लान परफॉर्मेंस किसी काम की नहीं है और विदाउट परफॉर्मेंस प्लान किसी काम का नहीं।
अच्छा, आप बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्लान्स एंड परफॉर्मेंस. फॉर्मल प्लानिंग इज एसोसिएटेड विद हायर प्रॉफिट्स एंड रिटर्न्स ऑन एसेट, पॉजिटिव फाइनेंशियल रिजल्ट्स. फॉर्मल जो प्लानिंग्स हैं, फॉर्मल प्लानिंग्स होती हैं, वो नॉर्मली हायर प्रॉफिट्स और रिटर्न्स के लिए की जाती हैं, और वो पॉजिटिव फाइनेंशियल रिजल्ट्स के लिए फॉर्मल प्लानिंग की जाती है, जिसमें प्रॉपर रिटर्न डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, एक्सेल शीट पर बनाई जाती है, उस पर कैलकुलेशंस की जाती हैं, और उसके बाद जाके उस पर एग्जीक्यूट किया जाता है. इसके बाद द क्वालिटी ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन अफेक्ट्स परफॉर्मेंस मोर देन द एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग. क्वालिटी देखो, याद रखिएगा, प्लान आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन उतने अच्छे तरीके से नहीं हुई तो याद रखिएगा प्लानिंग चाहे जितनी भी अच्छी हो आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं कर पाएगी. लेकिन अगर एग्जीक्यूशन या परफॉर्मेंस बहुत तरीके से की गई है, अच्छी तरीके से उसको क्वालिटी तरीके से परफॉर्म किया गया, तो याद रखो जितना आपने प्लान किया उससे ज्यादा अच्छा आपको रिवॉर्ड मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपने प्लान किया कि यार मुझे एग्जाम के लिए 4 घंटे पढ़ना है, यही तैयारी मुकम्मल करनी है, आपने प्लान किया था 4 घंटे की. लेकिन जब आप एग्जीक्यूशन के लिए गए तो आपने एग्जीक्यूशन के बाद या परफॉर्म करते हुए आप खुद तो बैठे अपने साथ, अपने किसी दोस्त को जो कि पढ़ने में अच्छा है उसे भी साथ बिठा लिया. अब इससे आपकी क्वालिटी अपग्रेड हो गई. प्लान था कि आपने 3.5 CGP हिट करनी है इस सेमेस्टर के अंदर, लेकिन रिजल्ट में ये भी पॉसिबल है आप 3.5 की जगह 4.0 या फिर 3.8 भी हिट कर सकते हैं. वाई? बिकॉज आपकी प्लानिंग के मुकाबले में आपकी एग्जीक्यूशन ज्यादा बेहतर थी. तो याद रखिएगा परफॉर्मेंस और प्लानिंग जो है वो साइड बाय साइड चलती हैं, लेकिन अगर परफॉर्मेंस प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर दी जाए तो कई बार वो प्लानिंग के मुकाबले में ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे देती हैं. अच्छा, इसके बाद तीसरा लास्ट पॉइंट है हमारे पास, बल्कि नहीं सेकंड लास्ट है, द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ प्लानिंग ऑन परफॉर्मेंस. जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं, हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है, वो कई बार हमारी प्लानिंग का असर अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है उसको कम कर देता है. अब ये इस चीज को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा? एग्जाम्पल के तौर पर कि बिलफर्ज आपने प्लान किया था कि मुझे 4 घंटे पढ़ना था, लेकिन जब परफॉर्मेंस करने की बात आई तो आप 4 घंटे नहीं पढ़ पाए. क्यों? क्योंकि आपके पास एक अलग कमरा मौजूद नहीं था, या आपके पास एक सेपरेट एनवायरनमेंट या अकेली तन्हाई मौजूद नहीं, जिसकी वजह से आप परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट नहीं कर पाए. तो याद रखिएगा, आप प्लानिंग जो आपकी है वो परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इस पर काफी हद तक असरअंदाज होते हैं. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपका फॉर्मल प्लानिंग मस्ट बी यूज फॉर सेवरल ईयर्स बिफोर प्लानिंग बिगन टू अफेक्ट परफॉर्मेंस. याद रखिएगा, फॉर्मल प्लानिंग्स बहुत अरसे तक करते रहना पड़ता है इससे पहले कि प्लानिंग को आप प्रॉपर तरीके से परफॉर्मेंस की शक्ल में कन्वर्ट ना कर दें. याद रखिएगा, प्लान, या हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं ड्राइंग बोर्ड पर होना. ये हम तब कहते हैं कि जब आप कोई प्लांट या अपना कोई प्लान शुरू कर रहे होते हैं या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले ही उस प्रोजेक्ट को शुरू से लेकर आखिर तक उसके मैनेजर ने या उस प्रोजेक्ट मैनेजर ने या प्रोजेक्ट हेड ने जहन में कई दफा शुरुआत से लेकर आखिर तक पहुंचाया होता है अपने जहन में कि अच्छा ये होगा तो फिर ये करेंगे, ये होगा तो फिर ये करेंगे, ये होगा तो फिर ये करेंगे, और अगर ये हुआ तो फिर ये करेंगे. ये कई बार ना सिर्फ जहन में बल्कि उसे और ड्राइंग बोर्ड पे ऑन पेपर उसको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर लेके लाया जाता है, और उसके बाद वो मीटिंग रूम के अंदर उसे डिस्कस किया जाता है कि ये हम चीजें ऐसे 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 और ऐसे लेके जाना चाह रहे हैं. आपको लगता है इसमें कोई खराबी है, आपको लगता है इसमें कोई कमी है, आपको लगता है कि इसको और बेहतरी लाई जा सकती है, सवाल करें, इसको बेहतर बनाएं, इसको चीज़ों को ठीक करते हैं. क्योंकि कई बार एक जहन जब एक चीज़ को देख रहा है तो हो सकता है कोई ऐसा एंगल जो उस बंदे के जहन से निगलेक्ट हो जाए, नज़रअंदाज हो जाए, तो उस मीटिंग रूम के अंदर जब आप लोग सजेशन या फीडबैक ले रहे होते हो तो वो चीज़ें क्लियर अप हो जाती हैं और चीज़ों को और बेहतर बनाया जाता है. याद रखिए कि सारे मामला प्लानिंग के स्टेजेस के हैं. मीन्स जब प्लान आप इफेक्ट परफॉर्मेंस की शक्ल में जाने से पहले के स्टेजेस हैं. जितना टाइम आप प्लानिंग पे लगा दोगे आपके परफॉर्मेंस के सक्सेसफुल होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं. प्लानिंग ठीक नहीं या अच्छे तरीके से वेल ड्राफ्टेड नहीं है, याद रखो परफॉर्मेंस होने के या परफॉर्मेंस मिलने के चांसेस उतने ही कम होते चले जाते हैं. हाउ डू मैनेजर्स प्लान? मैनेजर्स किस तरीके से प्लान करते हैं? आप एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, अब आप खुद को आप एज अ मैनेजर रखें कि आपने एज अ मैनेजर प्लानिंग करनी,
तो आपने किन किन एलिमेंट्स को अपने जहन में रखना होता है। तो एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग में सबसे पहले आते हैं गोल्स। मैनेजर को प्लान करने से पहले जो सबसे पहले इंग्रेडिएंट चाहिए होता है दैट इज गोल, कि आपको करना क्या है, मेरी कंपनी जाना क्या चाहती है, मेरे एज ए इंडिविजुअल मैं कहाँ पहुंचना चाहता हूँ, या एज अ टीम एज अ ग्रुप मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। ये जब तक गोल क्लियर नहीं होगा मैनेजर प्लानिंग स्टार्ट ही नहीं कर सकता। फिर प्रोवाइड डायरेक्शन एंड एवेल्युएशन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, कि एक्चुअली मेरी परफॉर्मेंस को किन किन बेसिस पे मेजर किया जाएगा। बिल फर्स्ट, कई जगहों पे ऐसा होता है कि क्वालिटी इज एवरीथिंग, क्वालिटी इज एवरीथिंग। वही वहाँ पे आप चाहे दिन में एक टास्क कंप्लीट करें लेकिन क्वालिटी सेक्रीफाइस नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा होता है यार क्वालिटी ऊपर नीचे होती है, खैर हो गई, बस काम बल्क फॉर्म में होना चाहिए। आप बस क्वांटिटी में कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्वालिटी भले ऊपर नीचे हो हम गुजारा कर लेंगे। तो इसीलिए जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं तो प्लानिंग करने से पहले आप अपना परफॉर्मेंस मेजरिंग क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं कि एवेलुएट किस तरीके से जाएगा परफॉर्मेंस को, क्वालिटी के बेस पर या क्वांटिटी के बेस पर। अगर ये बात क्लियर है तो मैनेजर बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए प्लानिंग कर पाता है कंपनी के लिए। और अगर ऐसा ये चीज़ क्लियर नहीं है तो मैनेजर चाहे जितना भी जोर लगा ले वो सही प्लान नहीं कर पाएगा। प्लान तो हो जाएगा लेकिन वो सही प्लान नहीं होगा, उससे वो रिजल्ट्स नहीं होंगे जो कंपनी चाह रही है। तो पहले तो मैनेजर को ये जानना चाहिए कंपनी चाह क्या रही है, उससे गोल्स क्या है। अच्छा, उसके बाद ये होने के बाद सेकंड इंग्रेडिएंट्स हैं प्लान्स। प्लान्स के अंदर सबसे पहले आता है डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन हाउ गोल्स आर टू बी अकम्प्लिश्ड। आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हो जिसमें लिखते हो कि गोल्स किस तरीके से अचीव किया जाएंगे, किस तरह से उन्हें अकम्प्लिश किया जाएगा, किस तरीके से हासिल किया जाएगा, वो प्रोसीजर आप लिखते हो। फिर उसके बाद जिसपे आप हाउ रिसोर्सेज आर टू बी एलोकेटेड एंड एस्टैब्लिश एक्टिविटी शेड्यूल्स। आप उसके बाद ये देखो, याद रखो किसी भी कंपनी के अंदर कुछ रिसोर्सेज मौजूद होते हैं। रिसोर्सेज इंटेलेक्चुअल भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, वो लोग, वो सोच जो उस काम को करने के लिए इस्तेमाल होगी। और नॉन इंटेलेक्चुअल या फिर आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो समझिए जैसे पैसा हो गया, रुपया हो गया, वसाइल हो गया, इसको आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहते हो। तो उन फाइनेंशियल रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट करोगे, कितना पैसा कहाँ लगेगा, कितने पैसे कहाँ लगेंगे, कितने लोग कहाँ लगेंगे, ये पहले ही से आप वेल डिफाइन कर लेते हो, ये आपके प्लान्स का हिस्सा होता है। उसके बाद आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ गोल्स, और ये हमारी आज की क्लास की आखिरी स्लाइड है। हम टाइप्स ऑफ गोल्स की बात करते हैं। फाइनेंशियल गोल्स, स्ट्रेटेजिक गोल्स, स्टेटेड गोल्स वर्सेस रियल गोल। फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं, आर रिलेटेड टू द एक्सपेक्टेड इंटरनल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल गोल्स जो होते हैं वो सारे के सारे कंपनी के मॉनेटरी टर्म्स या पैसों के एतबार से गोल्स होते हैं कि हमने इतना रेवेन्यू जनरेट करना है। स्ट्रेटेजिक गोल्स क्या होते हैं, आर रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म्स रिलेटेड टू द फैक्टर्स इन इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल कंपेटिटर्स। स्ट्रेटेजिक गोल्स भी होते हैं कि जो पैसों के अलावा बाकी जो गोल्स बनाए जाते हैं, मकासद जो कंपनी को, जैसे बिल्कुल हमने इतना मार्केट शेयर है वो कैप्चर करना है, हमें इतने कस्टमर्स बनाने हैं, हम अपने कंपेटिटर्स को इतना पीछे छोड़ना है, ये आपके स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं। तीसरा है स्टेटेड गोल्स वर्सेस रियल गोल। ये क्या चीजें होती हैं, ब्रॉडली वर्डेड ऑफिशियली स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंटेंडेड फॉर पब्लिक कंजम्पशन दैट मे बी irrelevant to its real goals but actually goes on in the organization। याद रखिएगा कई बार हम लोग स्टेटेड गोल्स और रियल गोल्स बहुत डिफरेंट होते हैं। स्टेटेड गोल्स वो होते हैं जो कि आप अनाउंस करते हो, डिक्लेयर करते हो। रियल गोल्स वो होते हैं जिनको आप बाकी आप एग्जीक्यूट करते हो। वो कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो कई बार कस्टमर्स को एक अलग गोल्स बताए जाते हैं और एक्चुअल गोल्स उससे डिफरेंट होते हैं और उससे बड़े होते हैं। जिस पर कस्टमर्स को ये बताया जाता है कि हम आपकी इन्वेस्टमेंट को 20% बढ़ा देंगे, लेकिन ये स्टेटेड गोल है। एक्चुअल गोल हो सकता है कि वो कंपनी 20% बढ़ाने की कोशिश ना करते हो, कंपनी 50% या 60% बढ़ाने की कोशिश में लगा हो। तो जो कस्टमर्स को बताया गया दैट इज स्टेटेड गोल्स, और रियल गोल क्या है जिसके लिए एक्चुअल कंपनी काम कर रही है। तो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ गोल्स। यहाँ